हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हमारी शॉर्ट न्यूज़, लॉन्ग न्यूज़, हर प्रकार की खबर होंगी। करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें न केवल हम इंडियन एक्सप्रेस, उसके साथ साथ पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट दिया जाता है डेली बेसिस पे, और आज भी वो टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना। और अटेम्प्ट करने के लिए पहले आपको पूरे लेक्चर को अच्छे से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना होगा। इससे दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो रेगुलर बेसिस पर आप जो टेस्ट है वो लगा रहे होंगे, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही होगी। एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपकी एक हैबिट तब तक डेवलप हो चुकी होगी, आपको लगेगा यार ये काम आसान है, ये तो मैं पिछले 1 साल से या पिछले कुछ समय से डेली कर रहा हूँ। तो एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा, आपका ब्रेन पावर इंप्रूव होगा दोस्तों, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें कंसंट्रेशन के साथ में सुननी होगी। लास्ट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने अच्छे से सुना होगा। और जिसका एक फोकस्ड माइंड होता है वो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस व्यक्ति भी हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। तो प्लीज़ कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कीजिए। और इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। बाकी अगर आप चाहें तो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे जाके लिखेंगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। 13,000 के आसपास लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। आपको दिख रहा होगा लगातार इंटरनेट के ऊपर में पेजर अटैक करके जो एक वर्ड है वो ट्रेंड कर रहा है। ओवरऑल ये पूरा मामला है क्या पेजर अटैक का, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सरल से शब्दों में बताने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी यहाँ पर ये बात कर चुके हैं वीडियोस के अंदर में कि सर ये क्या है पूरा मामला, ज़रा इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, इजराइल ने एक ऐसा अटैक किया है कि आज के समय पर दुनिया भर की कंट्रीज़ सरप्राइज हो चुकी हैं, और जिसको नाम दिया गया है इजराइल का पेजर अटैक। अब दोस्तों, ये पूरे अटैक को समझने से पहले बिल्कुल बैकग्राउंड पे चलते हैं। मैं मानता हूँ कि आपको इस इशू के बारे में कुछ नहीं पता है, उस हिसाब से मैं हर एक पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो दोस्तों, वेस्ट एशिया के मैप पर आएंगे, ये आपको भारत दिखेगा, इधर पाकिस्तान हो गया, इसके पीछे ईरान हो गया। इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक देश देखने को मिलेगा, लेबनान, ये लिखा हुआ है। लेबनान से जस्ट नीचे है इजराइल। अब दोस्तों, लेबनान और इजराइल के बीच में बाउंड्रीज आपको देखने को मिल जाती है। इजराइल में ही जस्ट यहाँ पे किनारे आपको देखने को मिल जाएगा गाज़ा पट्टी। अब गाज़ा के अंदर आपको पता है हमास है, ठीक है, जिसके साथ में इजराइल का जो लगातार वॉर है वो चल रहा है। दूसरी तरफ लेबनान के अंदर में हिजबुल्ला है। तो इधर इजराइल का जो वॉर है हिजबुल्ला के साथ में भी, हिजबुल्ला लगातार अटैक करता रहता है, रॉकेट्स यहाँ पे फायर करता रहता है इजराइल के ऊपर में। इजराइल उसके रिटेलिएशन में अटैक करता है। रिसेंटली आपने देखा होगा लेबनान के बेरूत में भी अटैक वगैरह इजराइल ने किया था। उसी प्रकार से हमास के बीच में और इजराइल के बीच में भी ये जो इशू है वो चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो अभी पेजर अटैक हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? लेबनान के अंदर में। तो ये है वो देश लेबनान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको जूम करके देखेंगे तो दोस्तों ये जस्ट ऊपर लेबनान है, और लेबनान में जो ये पेजर अटैक हुआ है, लोगों के जेब में जो पेजर रखा हुआ था उसमें धड़ाधड़ विस्फोट होना शुरू हुआ। लगभग 3,000 लोग घायल हैं, 9-10 लोगों की जान जा चुकी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर डिजास्टरस ये सिनेरियो क्रिएट हो चुका है लेबनान में, स्पेशली लेबनान के सदर्न वाले रीजन में। यहीं पर हिजबुल्ला है जहां से वो इजराइल पर रॉकेट्स को फायर करता है, इजराइल उसके रिटेलिएशन में जवाब देता है। यह है गाज़ा पट्टी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको हमास आज के समय पर कंट्रोल करता है। तो चलिए दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर आपने तो यहाँ पे थंबनेल में लिख दिया है कि जेबों में फटने लगे फ़ोन, तो ये मोबाइल फ़ोन है क्या? नहीं दोस्तों, आप एक बात सुनिएगा, मोबाइल फ़ोन अलग है और पेजर अलग है, ठीक है। वो लिखना पड़ा ताकि आप सरल शब्दों में समझ पाएँ आराम से। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन में आजकल हर चीज़ होती है। आप मैसेजेस करते हैं, कई बार क्या होता है उन मैसेजेस को ट्रैक कर लिया जाता है। तो उस ट्रैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्ला क्या करता है, अपने ही लोगों को ये पेजर प्रोवाइड करवाता है। और पेजर स्मार्टफोन से कई गुना ज़्यादा सस्ते होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो पेजर से होगा क्या? पेजर से दोस्तों यहाँ पे आप अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं, वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो माना यह जाता है कि पेजर से जो आप मैसेजेस सेंड कर पाएंगे उससे जो मैसेज है वो कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन को कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो पेजर काफ़ी सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू द स्मार्टफोन। इस वजह से जो हिजबुल्ला है इन्हीं पेजर्स का यूज़ करता है, अपने ही लोगों को ये पेजर्स प्रोवाइड करवाता है। मान लो उन्हें कोई बड़ा अटैक करना है तो इस पेजर से इन्फॉर्म कर देंगे सबको, सबके पास मैसेज पहुँच गया, सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है पेजर, ध्यान रखिए। अब हुआ क्या ये समझिए।
दोस्तों हिजबुल्लाह में कई सारे लोग प्रेजेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उनके पास में पेजर्स है। तो उनके जेब में रखा हुआ पेजर 17 सितंबर की बात कर रहा हूँ, लगातार जो ये पेजर हैं वो विस्फोट होने लगे, फटने लगे। ये आप देख पाएंगे 17 सितंबर की बात कर रहे हैं, लेबनान के अंदर में जो ये पेजर्स है ये फटने शुरू हुए, जिससे 3000 लोग घायल हो गए लेबनान में और 11 लोगों की जान जा चुकी है। और घायल जो हुए हैं दोस्तों उनकी कंडीशंस भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं करंट समय पर। हिजबुल्लाह के लीडर ने यहाँ पर इसराइल को वॉर्न भी किया है और यहाँ पे ये बोला है कि देखो वॉर मतलब ये क्या है कि इसराइल हो सकता है सेलफोन भी अटैक कर दे। तो अभी इस समय पर आप मान लो इतने हज़ारों लोगों के पेजर्स विस्फोट हुए तो लोग डर रहे होंगे स्मार्टफोन्स को छूने से भी या कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को छूने से भी कि इसराइल कुछ भी कर देगा। इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। हिजबुल्लाह ने इसराइल को ब्लेम किया है। तो आप कहोगे ब्लेम क्या है, मतलब इसराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया? इसराइल बोलेगा भी नहीं। हम लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं इसराइल के ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंसेस हैं। मोसाद इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी में आती है, वो ऐसे कारनामे कर जाते हैं, कभी बताते ही नहीं, ना कभी एक्सेप्ट करते कि हाँ ये हमने किया है। तो हिजबुल्लाह ने फिलहाल इसराइल को ब्लेम किया है और कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे बता चुकी हैं कि हाँ इसराइल के मोसाद का यहाँ पर ये काम है, इस इंटेलिजेंस एजेंसी का ये काम है। जो लेबनान की अथॉरिटीज़ उन्होंने ये बोल दिया कि जो ये इंसिडेंट है ये इसराइल का एक साइबर अटैक है लेबनान के ऊपर में। अब दोस्तों यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं इसराइल की मोसाद, जिसको यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा शातिर, बहुत ही ज़्यादा खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार हमें ये समझना होगा कि लेबनान के अंदर में ये जो हिजबुल्लाह के लोग प्रेजेंट हैं इनके पेजर काउंटर कैसे कर लिए गए, इनके पेजर में विस्फोट हुआ कैसे और मोसाद ने कैसे करवाया। अब ज़रा इसके पीछे की कहानी सुनिए दोस्तों। यहाँ पे जो हिजबुल्लाह ने पेजर्स मंगाए थे इतने सारे, ये मंगाए थे ताइवान से। कहाँ से मंगाए थे? ताइवान से। द हिंदू की रिपोर्ट खुद बोलती है कि ताइवान में एक कंपनी है गोल्ड अपोलो करके, इन्होंने ये पेजर्स बनाए थे और ये पेजर्स हिजबुल्लाह को भेजे। लेकिन हुआ क्या, अभी कुछ रिपोर्ट्स बाद में फिर ये आती हैं कि ताइवान और हंगरी की जो ये कंपनी है जिसके ऊपर बताया जा रहा था कि इसने पेजर बनाए, इन्होंने मना कर दिया। ये साफ साफ डिनाई कर रहे हैं कि भाई हमने ये वाले पेजर्स नहीं बनाए हैं जो एक्सप्लोड हुए हैं। ठीक है, तो कहोगे चलो मना कर दिया, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ताइवान से ये पेजर भेजे गए थे हिजबुल्लाह को। तो ये जो पेजर ताइवान में बनाए गए, बनाते समय दोस्तों यहाँ पर जो इजराइल की मोसाद है इन्होंने लगातार ऐसा कुछ काम किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ताइवान जो है वो यूएसए के बहुत ही करीब है। यूएसए ने जिम्मा ले रखा है ताइवान को प्रोटेक्शन देने का, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो इजराइल है वो भी यूएसए के करीब है। यूएसए कुछ भी कर सकता है इसराइल के लिए। तो बताया जा रहा है एक कनेक्शन ऐसा बैठाया गया होगा जिस बेसिस पे मोसाद के लोग ताइवान में पहुंचे, इस कंपनी के अंदर में कनेक्शन हो पाया। और कंपनी के अंदर पहुंचने के बाद दोस्तों रिपोर्ट्स में ये भी बोला जा रहा है, आप सामने देख सकते हैं कि मोसाद के एजेंट्स ने एक छोटा सा डिवाइस लगा दिया इस पेजर के अंदर में, और उस छोटे से डिवाइस के थ्रू इन्होंने लिथियम आयन बैटरी के जस्ट बिल्कुल पास में लगाया। तो अगर यहाँ पे मोसाद को ये पेजर विस्फोट करने होंगे तो वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये पेजर्स में मोसाद ने पहले ही लगा के भेज दिया। वो इंतज़ार कर रहे थे कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जब सिचुएशन ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, तब जाके हम इस तरीके का अटैक करेंगे। और जो अटैक यहाँ पे 17 सितंबर को देखने को मिला। तो एग्जैक्टली होता क्या है? होता यहाँ पर यह है कि जैसे ही यहाँ पर यह विस्फोट होने वाला होता है ना पेजर, इसमें बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती है, बीप करके आवाज़ आती है, ताकि वो इंसान यहाँ पर इस पेजर को बाहर निकाले, क्योंकि जेब में रख लेता है या यहाँ पे अपने पैंट के आसपास जो स्पेशली जो हमारी बेल्ट होती है ना उसमें यहाँ पर इसको फंसा देता है या वहाँ पे रखता है। तो जब आवाज़ आएगी तो ये पेजर इंसान सामने निकालेगा तो उसके मुंह पे ही यहाँ पर ये पेजर एकदम से विस्फोट हो जाएगा, या जेब में रखा रखा विस्फोट हो जाएगा अगर आप कुछ सेकंड में नहीं निकालेंगे तो, क्योंकि पहले बीप की आवाज़ आएगी फिर कुछ सेकंड में एक्सप्लोड हो जाएगा। तो वही एक्सप्लोजन यहाँ पर दोस्तों देखने को मिला है। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दृश्य नज़र आ रहे हैं। इवन यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोडेड हैं, बट वो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में है, इस वजह से वो रोक दी गई हैं। मैं अगर चला भी दूंगा ना तो वो वीडियो सही से चलेगा नहीं। ये सिनेरियो यहाँ पर हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि करंट समय पर लेबनान में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हालात थोड़े से और बिगड़ भी सकते हैं आने वाले समय पर, क्योंकि हो सकता है लेबनान वापस से रिटेलिएशन में कुछ अटैक करे। धीरे धीरे करके ये जो सिनेरियो है वेस्ट एशिया के अंदर में ये एस्केलेट हो रहा है। हो सकता है ईरान अब यहाँ पर इस मामले में कूदे, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा सपोर्टर है लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह प्रेजेंट है, स्पेशली उनका। समझ गए? तो फिलहाल जो भी यहाँ पर अपडेट्स होते रहेंगे, जो भी और भी इससे एडिशन में आर्टिकल्स ऐड होते रहेंगे, वो सब मैं आपके सामने लाता रहूँगा, अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन करता रहूँगा।
अभी के लिए हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको ध्यान रखिएगा, कल भी बहुत सारे आर्टिकल इसको लेकर पब्लिश होंगे। अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली खबर बात करता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। अब दोस्तों ये दिन बहुत रेलिवेंट है, चर्चाओं में क्यों है पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ। न्यूज़ यह है कि कर्नाटका ने हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को मनाया है। सब ने ही मनाया है, इंटरनेशनल डे है। तो इसमें कर्नाटका ने कुछ स्पेशल किया, कुछ हटके किया। हटके ये क्या कि लगभग 2500 किलोमीटर लंबा एक ह्यूमन चेन बनाया। कुछ इस तरीके का यहाँ पर ह्यूमन चेन आपको देखने को मिल जाएगा 2500 किलोमीटर का। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल भी हुई और ये जो लोग सब साथ में इकट्ठे हुए ये दर्शा रहे थे कि हाँ हम सब एक साथ हैं। ये सिंबल दिखा रहा था इक्वालिटी का, यूनिटी का, फ्रेटर्निटी का, भाईचारे का। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया, जिस वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी चर्चाओं में घेरा गया। अगर ये ना होता कर्नाटका के अंदर तो इतना चर्चाएं होती भी नहीं, लेकिन अब एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो चुका है टॉपिक, तो पढ़ना होगा आपको। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर डे का सेलिब्रेशन है, ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल डे है तो हर साल सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को, ठीक है। उसके अलावा इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत कैसे हुई? जो हमारे पास में बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने इस दिन को एस्टेब्लिश किया साल 2007 में, ताकि यहाँ पे वो जोर दे सकें डेमोक्रेसी के ऊपर में, डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, उसका इम्पोर्टेंस दुनिया को दिखाया जा सके। और ध्यान रखिए ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना डेमोक्रेसी, ये अपने आप में हमारे लिए करंट समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2-3 प्रकार के देश देखने को मिल जाते हैं। कहीं पर कह सकते हैं कि वो ऑटोक्रेटिक कंट्री है, कुछ डिक्टेटरशिप है जहाँ पे तानाशाह चल रहा है, कुछ डेमोक्रेसी है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई आपके पास में सभी पावर्स हैं, लोगों के पास में, पब्लिक के पास में पावर्स हैं। तो आपने हमने मिलकर यहाँ पे वोट देकर किसी को सरकार को, मतलब किसी सरकार को बनाकर बैठा रखा है। जब चाहे, जब हमारा मन चाहे तब हम सरकार बदल सकते हैं। ये लोगों के हाथ में पावर है, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी की सरकार लोगों से ही चलेगी। उनके पास में डिसीजन है, उनके पास में फ्री पावर्स है, फ्री स्पीच है और खुलकर यहाँ पे वो अपने हिसाब से फ्री और फेयर इलेक्शन में वोट देकर अपने मन पसंदीदा सरकार को बैठा सकते हैं। इसी को तो डेमोक्रेसी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, है ना, जो आपका लोकतंत्र है। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह हो रही है कि इस पर्टिकुलर डे में हम क्या करते हैं, इसी डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की बात करते हैं। इस दिन की शुरुआत कैसे हुई मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बार एक एग्रीमेंट होता है नवंबर 8, 2007 में, और एक रेजोल्यूशन लेकर आया गया, उस रेजोल्यूशन को पास किया गया। उसका नाम था सपोर्टेड बाय, मतलब एक रेजोल्यूशन था, एक टाइटल था जिसको यूनाइटेड नेशन ने सपोर्ट किया, और जहाँ पे हमने अगेन डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों को लगातार प्रमोट करने की बात की थी। समझ गए? फिर उसके बाद ये बात सुनिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है हमने 15 सितंबर ही क्यों चूज़ किया? तो 15 सितंबर इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस दिन एक एनिवर्सरी होती है इंपॉर्टेंट बॉडी की। वो बॉडी है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो ये IPU एक रेलिवेंट बॉडी है। यहाँ पे दुनिया भर के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो इसको भी यहाँ पर साइन किया गया था, इसका एक जो डिक्लेरेशन वगैरह है डेमोक्रेसी को लेकर, ये अडॉप्ट किया गया था जेनेवा के अंदर 15 सितंबर 1997 में। तो हमने 15 सितंबर अच्छी तारीख चूज़ की कि इसी दिन पर हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी सेलिब्रेट करेंगे। समझ गए? तो ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था ना, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं IPU की, यहाँ पे दुनिया भर के जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या है IPU, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा सा संगठन जहाँ पे दुनिया भर की पार्लियामेंट का क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। इस बॉडी को बनाया गया था 1889 में पेरिस के अंदर में, ताकि अगेन दुनिया में शांति को और डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। आज इस इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर में लगभग 179 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, यानी 180 के आसपास मेंबर्स जो पार्लियामेंट से आते हैं अलग अलग, और 13 एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो अगर प्रिसाइसली बात करेंगे तो 179 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के और 13 इसके एसोसिएट मेंबर्स। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन करके। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। बहुत ही ज़्यादा काम की खबर दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। पोर्ट को लेकर UPSC आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। हम बात करने वाले हैं गोपालपुर पोर्ट के बारे में, जो ओडिशा से हैं वो यहाँ पे समझ गए होंगे। खबर यहाँ पर यह है कि ओडिशा की सरकार ने हाल ही में अप्रूवल दे दिया है एक प्रपोजल को। प्रपोजल यह है कि 95% तक जो गोपालपुर पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, जो गोपालपुर पोर्ट है उसका 95% का शेयर अडानी ट्रांसपोर्ट को शेयर किया जा रहा है, अडानी ट्रांसपोर्ट्स को दिया जा रहा है, अडानी पोर्ट्स को दिया जा रहा है। तो अडानी के पास में यहाँ पर इस पोर्ट का एक्सेस जाने वाला है।
जिस वजह से यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं गोपालपुर पोर्ट के बारे में। तो ये जो पोर्ट है दोस्तों मल्टी कार्गो पोर्ट है। यहाँ पे जो ऑब्वियस देखो, पहली बात अब ये समझो बेसिक फैक्ट, पोर्ट क्या होता है? एक बंदरगाह। बंदरगाह जहाँ पे जहाज़ आता है दुनिया भर का सामान लेकर, यहीं से सामान लोड करके ले जाता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस पर्टिकुलर देश का होता है पोर्ट के माध्यम से। जब हम बात करते हैं जहाज़ से ट्रेड करना हो तो वो जहाज़ उसी बंदरगाह पे आता है सामान लेकर, यहीं से लेकर जाता भी है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट के माध्यम से ही होता है। तो किसी भी देश के पास में पोर्ट होना आज के समय पर बिजनेस पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी केस में गोपालपुर पोर्ट भी एक बढ़िया पोर्ट माना जाता है भारत का। ये कहाँ पर है? हमारा जो राज्य है ओडिशा, वहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे ये पर्टिकुलर पोर्ट लोकेटेड है। आइए मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप से बढ़िया क्लियरेंस आएगा। ये दोस्तों आज हमारे देश के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि ऑब्वियस बात है समुद्र के किनारे होंगे। यहीं पे सामान लोड होता है, यहाँ जहाज़ जाते हैं दुनिया भर में, फिर आते भी हैं। तो यह रहा गोपालपुर पोर्ट जो ओडिशा के ईस्टर्न कोस्ट पर है। ये हमारा ओडिशा राज्य हो गया। अब दोस्तों ध्यान रखिए, गोपालपुर पोर्ट से ऊपर हमारा आता है एक प्रदीप पोर्ट, और इसी गोपालपुर पोर्ट से नीचे आता है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश वाला है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट और प्रदीप पोर्ट के बीच में आता है गोपालपुर पोर्ट। अब गोपालपुर पोर्ट बेसिकली अडानी को दिया जा रहा है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो अडानी को दिया जा रहा है, तो अडानी के पोर्ट्स में दोस्तों गोपालपुर पोर्ट को और ऐड कर लो, क्योंकि अडानी के बहुत सारे पोर्ट्स आज के समय पर ये प्रेजेंट हैं जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए प्रदीप पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट के बीच में कौन सा पोर्ट है जो रिसेंटली चर्चाओं में था? तो वो है गोपालपुर पोर्ट। समझ गए ना इस बात को? चलिए आगे आते हैं, कनेक्टिविटी की बात करेंगे। तो दोस्तों इस गोपालपुर पोर्ट के बराबर से ही हमारा नेशनल हाईवे 5 निकलता है। जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उसमें जो 5वां वाला हाईवे है जो सीधा चेन्नई से तमिलनाडु से निकलता है, ये हरे कलर के डॉट देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े शहर हैं जो हमारे इस नेशनल हाईवे 5 से कनेक्ट होते हैं। तो चेन्नई से हाईवे निकला और इस तरीके से दोस्तों ये होता हुआ सीधा पहुंचता है आगे आंध्र प्रदेश के अंदर में, इस तरीके से ओडिशा में, और ओडिशा में दोस्तों गोपालपुर पोर्ट के बराबर से ही यहाँ पर हमारा ये जो है वो जा रहा है नेशनल हाईवे 5। ध्यान रखिएगा। तो होता क्या है, मेन रोड भी यहाँ से जा रही है, हमारा बंदरगाह भी है। तो मान लो चेन्नई को या किसी आसपास के और किसी स्टेट को सामान भेजना हो गोपालपुर पोर्ट से, तो वो इस रास्ते के ज़रिए, इस नेशनल हाईवे के ज़रिए अपना सामान भेज सकते हैं इस बंदरगाह तक, और बंदरगाह से विदेशों में ट्रेड किया जा सकता है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है जहाँ पे गोपालपुर पोर्ट हमारे हाईवेज़ के साथ में बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, बात हो रही है गोरिल्लाज के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आज का 3rd आर्टिकल है, लेकिन इजराइल वाला आर्टिकल मिला देंगे तो टोटल 4th आर्टिकल है। ये खबर क्या है पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। हमारे पास में न्यूज़ ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका मानना यह है कि जो गोरिल्ला है वो आपको आने वाले समय पर दवाइयों को लेकर कुछ और नई डिस्कवरीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा हमने हाल ही में एक केस देखा था ओरेंगुटन का, जहाँ पे उसके गाल पे चोट लगी, घाव हुआ, उसने कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से पत्ते थे पीस पास के लगाए, उससे यहाँ पर उसका घाव ठीक हो गया। तो एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इन गोरिल्लास के अंदर में अपने आप को खुद को ठीक करने का बिहेवियर होता है, उससे हमको मदद मिल सकती है फ्यूचर में। उस वजह से ये चर्चाओं में है, उसके ऊपर स्टडी चल रही है। तो दोस्तों इस वजह से पहले हम गोरिल्लास को डिस्कस करेंगे और गोरिल्लास का ह्यूमंस के साथ में कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज के समय पर हमारे दुनिया में जो ग्रेट एप की स्पीशीज़ हैं, एप बेसिकली वही बंदर वाली प्रजातियां हैं, लेकिन ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी से बड़े साइज़ की होती हैं। तो ध्यान रखिए आज हमारे दुनिया में 5 प्रकार की एप की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और वो 5 प्रकार की कौन कौन सी हैं? गोरिल्ला, ओरेंगुटन, चिंपैंजी, बोनोबो एंड एट द लास्ट इंसान, यानी कि ह्यूमन। तो ये 5 स्पीशीज़ होती हैं ग्रेट एप्स की। ध्यान रखिए इन सब का आपस में कनेक्शन है। ह्यूमन जो है आज भी चिंपैंजी, ओरेंगुटन, इन सब के साथ में कनेक्टेड है, और स्पेशली गोरिल्ला के साथ में भी। पता है गोरिल्ला और एक नॉर्मल ह्यूमन के बीच में जो जेनेटिक कोड होता है वो 98.3% के आसपास एकदम सेम होता है। कहने का मतलब है गोरिल्ला जो है वो 98.3% अपने जेनेटिक कोड को ह्यूमंस के साथ में शेयर करता है। इस वजह से बोला जाता है कि जो गोरिल्ला हैं वो ह्यूमंस के बहुत ही ज़्यादा पास के कजन्स माने जाते हैं, बहुत ही पास का कनेक्शन माना जाता है चिंपैंजी और बोनोबो के पास बाद। कहने का मतलब है गोरिल्ला से भी ज़्यादा बढ़िया कनेक्शन अगर इंसान के साथ में किसी का है तो वो बोनोबो और चिंपैंजी का है। तो ध्यान रखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्रेट की एप्स की 5 स्पीशीज़ हैं, इसमें से एक है ओरेंगुटन, दूसरा है गोरिल्ला, तीसरा है बोनोबो और चौथा है चिंपैंजी और 5वां ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन के साथ में सबसे गहरा कनेक्शन किस किस का होता है? बोनोबो और चिंपैंजी का। तो तीसरे नंबर पर आता है गोरिल्ला, फिर चौथे नंबर पर आता है ओरेंगुटन जिसका ह्यूमंस के साथ में एक बढ़िया कनेक्शन है।
बताया ये भी गया है कि गोरिल्ला और ह्यूमंस की जब बात करते हैं तो इन दोनों के एक ही पूर्वज हुआ करते थे आज से लगभग 10 मिलियन साल पहले। यहाँ पर दो गोरिल्ला की स्पीशीज आपको दुनिया में नजर आती हैं, ध्यान रखिए। एक होता है ईस्टर्न गोरिल्ला और एक होता है वेस्टर्न गोरिल्ला। केवल हम गोरिल्ला की बात कर रहे हैं तो गोरिल्ला में भी कुछ प्रजातियां हैं जो ईस्टर्न साइड पाई जाती हैं और एक वेस्टर्न साइड पाई जाती हैं। इस वजह से उनके लोकेशन के बेसिस पर ईस्टर्न और वेस्टर्न करके नाम उनका डिफाइन कर दिया गया। अब दोस्तों गोरिल्लास की जब बात होती है तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर अफ्रीका के इक्वेटोरियल रीजन में, यानी अफ्रीका का जो इक्वेटोरियल रीजन है जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में कल पढ़ाया था, याद है नहीं है? ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दुनिया में अफ्रीका के इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल जाते हैं। तो इसी रीजन में यहाँ पे गोरिल्लास भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पोर्शन दोस्तों मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला, इस रेंज में अफ्रीका के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें ही आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, रवांडा है, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनिया, गेबॉन, ये सब देश यहीं पे आते हैं। और इन देशों में ये गोरिल्लास पाए जाते हैं। जो ईस्टर्न गोरिल्ला है वो तो इन कुछ देशों में पाया जाता है, वेस्टर्न गोरिल्ला इन नीचे वाले देशों में पाया जाता है। इन सब देशों को एक साथ देखना चाहोगे तो ये दोस्तों आपको मैप देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, गैबॉन हो गया, कैमरून हो गया, है ना। ये सब वो देश हैं, ये पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर गोरिल्लास की एक अच्छी खासी जो स्पीशी है वो पाई जाती है। समझ गए इस बात को? और ध्यान रखिएगा इस बात को कि ईस्टर्न गोरिल्ला जो है ये डीआरसी, युगांडा और रवांडा में रहता है। कहने का मतलब है ये रहा डीआरसी, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको युगांडा, रवांडा भी आसपास देखने को मिल जाएंगे। युगांडा, फिर उसके बाद में रवांडा, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका वेस्टर्न वाला गोरिल्ला है, ये जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इक्वेटोरियल गिना है, एंगोला है, डीआरसी है, बेसिकली अफ्रीका का ये वाला पोर्शन, यानी कि क्योंकि वेस्टर्न साइड पर है तो वेस्टर्न साइड ये वाला रीजन है, तो इस वाले पोर्शन में जो पाए जाते हैं गोरिल्ला वो वेस्टर्न गोरिल्लाज हैं। इस वाले रीजन में जो पाए जाते हैं वो ईस्टर्न गोरिल्लाज हैं, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड हो गया अफ्रीका का, ये वाला वो वेस्टर्न साइड हो गया, ठीक। अब गोरिल्लाज के फीचर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा गोरिल्ला एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनिमल है। एक स्ट्रॉन्ग चेस्ट होता है उसका, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स होते हैं, और इनमें जो मेल की स्पीशी होती है ना वो ज़्यादा हैवी होती है, फीमेल से दुगना हैवी होती है। इनका जो हाइट है 1.7 मीटर्स तक हो सकता है, वज़न लगभग 135 से लेकर 220 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके जो हाथ हैं, आर्म्स बड़े साइज़ के मैस्कुलर देखने को मिलते हैं। ये देख रहे हो बराबर में आर्म्स दिखाई रहा है, ये जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि लो देखो, हाँ, आर्म्स मैस्कुलर होते हैं। डार्क स्किन होती है, ब्लैक और ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं, और कुछ गोरिल्ला के सिल्वर ग्रे हेयर्स देखने को मिलेंगे उनके बैक के ऊपर में। ये आप देख पाएंगे, सिल्वर ग्रे गोरिल्ला है, गोरिल्ला का ओरिजिनल इमेज। उसके बाद ये सब एआई जनरेटेड हैं वैसे। और साथ ही साथ में गोरिल्लास की लार्ज नॉस्ट्रल्स होती हैं, नाक बड़ी बड़ी, कान छोटे छोटे होते हैं। इस तरीके का यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर देख पाएंगे, नाक बड़ी बड़ी है, कान छोटे छोटे हैं, ठीक। चलिए आगे आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है जो गोरिल्लाज हैं ये फैमिली ग्रुप में रहता है दोस्तों, परिवार पूरा साथ में रहता है। लगभग 5 से 10 जनों का परिवार होता है। पॉलीगेमस होते हैं। जो एक एडल्ट सिल्वर बैक गोरिल्ला होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिल्वर बैक वाला जो भी मैंने आपको फोटो दिखाया था, वो यहाँ पे पूरे ग्रुप को लीड कर रहा होता है। वो दूसरे फीमेल मेंबर्स के साथ में मेटिंग करके कह सकते हैं दूसरे गोरिल्ला को जन्म देता है। अब होता यह है ये गोरिल्ला दिन में ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, है ना, और रात में आराम से सोते हैं। फिर बताया ये भी जाता है इनकी जो डाइट वगैरह है वो वेजिटेरियन है, ज़्यादातर वेजिटेरियन खाने को ये प्रेफर करते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम स्पेशली गोरिल्ला की बात कर रहे हैं तो गोरिल्ला को किस तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है। गोरिल्ला में 2 मेन स्पीशीज़ हैं, एक आपका है ईस्टर्न गोरिल्ला और एक यहाँ पर है एक ईस्टर्न गोरिल्ला, एक वेस्टर्न गोरिल्ला। तो दोनों की स्पीशीज़ को दोस्तों अगर आप देख पाते हैं तो दोनों के दोनों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि दोनों स्पीशीज़ लगातार खतरे में है। इनकी पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे आते हैं। एक पज़ल है आप लोगों के लिए, चलिए इस पज़ल को सॉल्व करना। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ध्यान से देखो, 4 मंकी हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं, 3 हैं, चौथा कहाँ है बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। खैर मुझे तो मिल चुका है, आप भी बता सकते हैं। चलिए आगे आते हैं फिलहाल अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल यार कंटेंट मेकर ने ये लगा दिया फ़ोटो, कोई बात नहीं, जब मैं पढ़ रहा था बीच में आ गया, मैंने सोचा चलो बता देते हैं इसके बारे में भी। अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है मेमोग्राफी के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेमोग्राफी एक नया टर्म न्यूज़ में है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। तो ये न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, पहले ये जान लो। देखिए हुआ ये, एक महिला अपना जो ब्रेस्ट का चेकअप है वो करवाने गई। उनके ब्रेस्ट की जो आर्टरीज थी उसके अंदर में कैल्शियम इकट्ठा हो गया और वो पर्टिकुलर सिनेरियो डिटेक्ट कर लिया गया इस मेमोग्राफी के अंदर में।
जिस वजह से बताया जा रहा है कि हाँ, ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है जहाँ पे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं वेमेन को। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने समझना होगा मैमोग्राफी होती क्या है। जैसे आप एक्सरे वगैरह करवाते हैं ना, तो मैमोग्राफी भी एक एक्सरे करने का ही मेथड है, लेकिन मैमोग्राफी स्पेशली जो ब्रेस्ट होता है उसका एक्सरे करता है। ये आप देख पाएंगे फीमेल खड़ी हैं, एक मशीन है, तो ब्रेस्ट का एक्सरे यहाँ पर किया जा रहा है। उस एक्सरे की रिपोर्ट ये सामने यहाँ पर डॉक्टर के पास में आ रही है। वो चेक करते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर में कहीं पर कोई गांठ वगैरह तो नहीं बन रही है, लम्प्स तो नहीं बन रहे हैं, कैल्शियम के तो नहीं बन रहे हैं, है ना। तो जिस वजह से क्या होता है, नहीं तो फिर गांठ अगर बन जाएगी वो ट्यूमर बन जाएगा, वही कैंसर का रूप ले लेगा। तो उसका पता लगाने के लिए ये टेस्ट होता है मैमोग्राफी। ध्यान रखिए, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, मैमोग्राम का इस्तेमाल करते हैं या मैमोग्रामी का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले पहले सभी डेटा पता चल जाता है। किसी के दर्द उठ रहा है तो सिम्टम्स से पहले पहले यहाँ पर आप टेस्ट करवाएंगे, आपको पता चल जाएगा, है ना। या फिर कोई लम्स वगैरह इकट्ठे हो चुके हैं, कुछ नए लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो जब आप टेस्टिंग करवाओगे तो लक्षण सामने आ जाएंगे। अगर गांठ वगैरह होगी तो दिख जाएगी एक्सरे में, तो यहाँ पर आपका वो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर वो एक्सरे होता है। ये आपका एक एक्सरे प्रोजेक्टर है, ये एक्सरे की लाइट है जो सीधा यहाँ पर जो ब्रेस्ट है उसकी टेस्टिंग करती है। अगर मान लो ब्रेस्ट का एक्सरे निकल कर आता है, वो नॉर्मल है, तो आपको इस तरीके से ये फॉर्मेशन नज़र आएगा। वो नॉर्मल नहीं है, बीच में कहीं पर गांठें वगैरह बन चुकी हैं, कैल्शियम की गांठें या किसी चीज़ की गांठें बन चुकी है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे एक्सरे के अंदर में एक ट्यूमर सा बन चुका है, गांठ बन चुकी है। तो यह है मैमोग्राफी विद ट्यूमर। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये मैमोग्राम वर्क कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो ज़रा ये सुनिए। इस मैमोग्राम के थ्रू एक पेशेंट का जो ब्रेस्ट है दोस्तों, वो मशीन में रखा जाता है। इस तरीके की मशीन है, नीचे यहाँ पर एक फ्लैट सपोर्ट प्लेट है, ऊपर आप देख पाएंगे एक कंप्रेस्ड आप प्लेट देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर एक पैडल के साथ में, आगे इसमें पैडल लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मशीन को रेडी किया गया है। ये एक ऐसी एक्सरे मशीन है जो कि कह सकते हैं एक लाइट प्रोड्यूस करेगी ऊपर से, और इस प्लेट से गुजरती हुई लाइट नीचे जाएगी और पूरे ब्रेस्ट का एक स्कैनिंग लेगी, एक एक्सरे के रूप में सभी डेटा को निकालेगी। तो ये जो डिटेक्टर है वो सब डेटा निकालने के बाद में आपका एक डिजिटल इमेज क्रिएट कर देगा, आपके कंप्यूटर में सारे सिग्नल्स को भेज देगा। फिर डिजिटल इमेज वही जैसे हमारा नॉर्मल एक्सरे की रिपोर्ट आती है, ऐसा एक्सरे का डेटा यहाँ पर डॉक्टर तक पहुँच जाएगा। देखिए फ़ोटोज़ में लगाया हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। होता यह है कि ऐसी सब चीज़ों को लेकर खुलकर बात ना करने की वजह से भी ज़्यादा अवेयरनेस होती नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ये कमेंट आ जाएं, सर आपने को ये फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं लगाता तब तक आपको समझ में नहीं आता। अब इस फोटो से आपको क्लियरेंस मिल चुका है कि आखिरकार ये जो मशीन है वो वर्क कैसे करती है। हाँ, ऐसी भी कोई चीज़ होती है, इससे अवेयरनेस फैलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पता चल चुका है मैमोग्राम क्या है, मैमोग्राफी भी एक ऐसी चीज़ होती है। आपको कुछ तकलीफ है तो आप यहाँ पर इस चेकअप के थ्रू जा सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को। तो ज़रूरी होता है कई बार चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना, और ऐसी चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं कई बार। ऐसी चीज़ों को लेकर ज़्यादा एजुकेट नहीं किया जाता, इस चक्कर में लोग जो हैं उनको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता। आज समाज में हम शर्माते हैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कशन करने से, बात करने से। फ़िलहाल के लिए जब हम लोग बात करते हैं मैमोग्राम की, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेटा है एक तरफ पे निकल कर आ जाएगा कंप्यूटर के अंदर में। फिर डेटा अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, तो इसमें अगर लम्स वगैरह क्रिएट होंगे, कोई छोटे लम्स भी हो सकते हैं, छोटी गांठ भी हो सकती है जो आपको फील ना हो, बड़ी गांठ हो सकती है जो फील हो सकती है, तो वो सब कुछ डेटा आपका सामने निकल कर आ जाएगा जब आप ये एक्सरे करवाते हैं। तो समझ गए इस बात को। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात हो रही है पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आया है। इसका लोकेशन ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड में, और बेतला नेशनल पार्क के जस्ट पास में है। ये रिजर्व खुद यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क का एक हिस्सा फॉर्म करता है। तो दोस्तों ये है झारखंड, ये है पलामू टाइगर रिजर्व, ये रहा जस्ट ऊपर यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे देश में पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। और उसके बाद ध्यान रखिए, ये पूरे दुनिया का ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर टाइगर की काउंटिंग शुरू की गई थी। तो कहोगे काउंटिंग शुरू की गई तो क्या बड़ी बात है, लेकिन काउंटिंग शुरू की गई थी पग मार्क के बेसिस पे, यानी जो टाइगर के पैर के निशान होते हैं ना, इसको गिनकर यहाँ पे पता लगाना शुरू किया गया 1932 में कि यहाँ पे कितने टाइगर्स प्रेजेंट हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की पहली शुरुआत इसी पलामू टाइगर से रिजर्व से होती है पूरे दुनिया में। और ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी किसके नेतृत्व में की जाती है? तो वो व्यक्ति हैं JW निकोलसन। इसके सुपरविजन में ये काम होता है। तो दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ से बहती हैं। एक है नॉर्थ कोयल, दूसरी है औरंगा और तीसरी है बुरहा। वो इन्हीं वैली से यहाँ पर गुजरती हुई जाती है। पलामू टाइगर रिजर्व में बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, स्पेशली बॉक्साइट एंड कोल भर भर के प्रेजेंट है।
उसके अलावा यहाँ पे कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जब आप लोग प्लांट्स की स्पीशीज़ को देखोगे तो इसमें शोरिया रोबस्टा, उसके अलावा एनोगेसिस, लेटिफोला, तो इस तरीके के कुछ स्पीशीज़ हैं। बाकी जानवरों की स्पीशी देखोगे तो टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है निधि कंपनीज़ के बारे में। अब यह निधि कंपनी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। एग्जैक्टली हुआ क्या, हाल ही में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, इन्होंने लगभग 2 दर्जन के आसपास जो निधि कंपनी है इनके ऊपर में पेनल्टी चार्ज की। क्यों? क्योंकि ये कंपनी कहीं ना कहीं हमारे कंपनी एक्ट के जितने प्रावधान है उसका उल्लंघन कर रही थी उस वजह से। तो इसी की वजह से हमें क्या करना होगा, निधि कंपनीज के बारे में पढ़ना होगा, ये निधि कंपनी क्या होती है। तो निधि कंपनी को दोस्तों एक पहचान मिलती है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 406 से, ध्यान रखिए। तो निधि कंपनी का काम क्या है, निधि कंपनी बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की तरह इसके अंडर में यहाँ पर काम करती है, एनबीएफसी की तरह। तो एक ऐसी कंपनी फॉर्म कर ली गई है जिसको कंपनी एक्ट के थ्रू अप्रूवल मिल गया, उस कंपनी में कुछ मेंबर्स हैं और वही मेंबर्स को इस कंपनी का फ़ायदा मिलेगा। तो वो मेंबर्स आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से पैसे को बोरो कर सकते हैं, एक दूसरे को पैसे उधार पर दे सकते हैं। तो बोरो और लेंडिंग दोनों का काम किया जा सकता है। उसके अलावा ध्यान रखिए निधि कंपनी बनाने के लिए आपको कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। वैसे नॉर्मल कंपनीज़ के लिए आरबीआई की लाइसेंस की ज़रूरत है, अगर कोई इकोनॉमिकली बेसिस पर कंपनी आप तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरबीआई के कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो चुके हैं। अब दोस्तों निधि कंपनी बनाने के लिए कम से कम आपके पास में 7 मेंबर्स होने चाहिए, तभी जाके निधि कंपनी की शुरुआत होगी, जिसमें से 3 मेंबर जो होंगे वो यहाँ पे इस कंपनी के डायरेक्टर होंगे। और निधि कंपनी में क्या होगा, जो ये पैसा लेन देन का फ़ायदा है वो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जैसे कमेटी में होता है। इसमें कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, आप चिट फंड्स वगैरह का काम नहीं कर सकते, है ना। इस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई आप पैसा वगैरह लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पैसा आप दे सकते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को देंगे जो यहाँ पे इस कंपनी के मेंबर्स हैं। जो इस कंपनी के मेंबर नहीं, आप उनको ये पैसा नहीं दे सकते। निधि कंपनी कोई अपनी कंपनी के शेयर वगैरह नहीं जारी कर सकती। भाई कोई ऐसी कंपनी थोड़ी है तो शेयर वगैरह थोड़ी जारी करेगी, शेयर वगैरह नहीं दे सकते। प्लस निधि कंपनी यहाँ पर कोई अपने मेंबर्स के लिए उसमें कोई करंट अकाउंट वगैरह ओपन नहीं कर सकती, बस खाली पैसा लेन देन का काम चलेगा। समझ गए? तो ये निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एमी अवार्ड्स के बारे में। रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं यहाँ पर इसको लेकर हुई हैं। हाल ही में 76वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड दोस्तों यहाँ पे हुआ है। कहाँ पे हुआ? ये अवार्ड्स दिए गए लॉस एंजल्स के अंदर में, जिस वजह से एमी वर्ड चर्चाओं में। एमी अवार्ड दोस्तों यहाँ पे आज के समय पर एक ऐसा अवार्ड है जो टेलीविज़न और मीडिया परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। वैसे आप ये अवार्ड्स देख पाएंगे, एमी अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे ऑस्कर अवार्ड होता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है, ये फिल्म्स के लिए दिया जाता है। लेकिन एमी अवार्ड फिल्म्स के लिए नहीं दिया जाता, ध्यान रखिए। इन अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1948 में। इसकी पहली सेरेमनी होती है 25 जनवरी 1949 में। और जैसे हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा इसमें प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी दिया जाता है। ये सब अवार्ड्स डे टाइम, स्पोर्ट्स, न्यूज़, डॉक्यूमेंट्री, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड्स में दिए जाते हैं, ऐसी कैटेगरीज में दिया जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एमी अवार्ड ऑस्कर और बाकी सारे अवार्ड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। चलिए अगले खबर पर आते हैं। ये हमारी आज की नवी खबर है। यहाँ पे बात हो रही है VLSRSAM के बारे में, दैट इज़ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। एक ऐसी मिसाइल जिसको हम सरफेस यानी अपने सतह से आसमान में छोड़ते हैं, दुश्मन के या कोई आसमान में एयरक्राफ्ट वगैरह है उसको गिराना हो तो हम ये वाली मिसाइल का लॉन्च करेंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये खबरों में क्यों है, क्योंकि हाल ही में भारत के DRDO ने सक्सेसफुली इस प्रकार की मिसाइल को टेस्ट किया है। कहाँ पे? चांदीपुर से, जो कि ओडिशा के कोस्ट पर है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो आपकी ये वाली लॉन्च मिसाइल है, नाम से पता चल रहा है वर्टिकल लॉन्च मिसाइल। देखिए मिसाइल्स 2 तरीके से लॉन्च हो सकती हैं। वर्टिकल क्या होता है? इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ऐसा लेटा हुआ। तो हॉरिजॉन्टल अगर मिसाइल होगी तो वो इस तरीके से जाएगी। वर्टिकल बिल्कुल सीधा, नीचे रखना है स्टैंड, यहाँ से मिसाइल दागना है, जैसे दिवाली पर रॉकेट दागते हो बिल्कुल सीधा जाता है ना ऊपर, तो उस तरीके से यहाँ पर ये मिसाइल जाती है बिल्कुल सीधा ऊपर। ठीक है, ये आप देख पाएंगे स्टैंड है, यहाँ से मिसाइल्स को दागा, बिल्कुल सीधा ये ऊपर जाएगी। इसको आप अपने जहाज़ से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है। जहाज़ आपका जा रहा है, आपको दिख रहा है दुश्मन का हेलीकॉप्टर आ रहा है,
आप क्या करेंगे, आपको पता है हेलीकॉप्टर ऐसे निकल जाएगा, आपने ये मिसाइल लगाई, ये मिसाइल सीधा जाके उस हेलीकॉप्टर को हिट कर देगी, ख़त्म कर देगी। समझ गए? तो मान लो आप बीचों बीच में हैं, कोई और आपके पास में इशू आ रहा है, तो उस समय पर आप इस तरीके की मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पास के एरियल टारगेट्स को, आसमान में जो आपका दुश्मन है, पास में है, करीब है, तो उसको हिट कर सकते हैं। इस मिसाइल को किसने डेवलप किया है? तो डीआरडीओ, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। इसके फीचर क्या है? अगेन, दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है या कोई मिसाइल आ रही है, उसको यहाँ पर सीधा हम हवा में मार के गिरा सकते हैं। इसमें ताकत है कि भाई इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का हमने इस्तेमाल किया है कि अपने टारगेट को ये सटीक तरीके से हिट करेगा। मान लो आपका कितना दूर टारगेट होना चाहिए? 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर की इसकी रेंज है। आपका जहाज़ जा रहा है, ऊपर दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर वगैरह या ड्रोन है, 16 किलोमीटर की दूरी पर है, आपको डर है, आप अपनी मिसाइल से उसको हिट कर सकते हैं। ठीक है। इस वेपन सिस्टम की जो स्पीड है वो है माक 4.5। इसका जो वज़न है वो लगभग 170 kg के आसपास है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। समुद्र में जहाज़ों के लिए एकदम परफेक्ट इसको बताया जाता है। एनीवे, चलिए आगे आते हैं और चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में सुना है। अब एक एक करके मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर लास्ट में एक साथ सभी के आंसर्स बताऊंगा, उसको आप चेक कीजिएगा, रीमैच कीजिएगा, देखिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, पलामू टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में लोकेटेड है? बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन। आंसर नंबर ए ओडिशा, बी असम, सी झारखंड या फिर डी केरला। बताओ कहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन, मैमोग्राफी अभी हाल ही में चर्चाओं में है, मैमोग्राफी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या ये एक्सरे इमेजिंग मेथड है? दूसरा, क्या मैमोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है हड्डियों के अंदर जो फ्रैक्चर हो जाता है उसका पता लगाने के लिए? तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को चेक किया जा रहा है। फिर अगले क्वेश्चन में बात हो रही है गोरिल्लास के बारे में कि गोरिल्लास को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, हाउ मैनी की बात हो रही है। पहला बोलता है गोरिल्ला ग्रेट एप की जो स्पीशी है उसमें से सबसे बड़ी स्पीशी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो गोरिल्लाज हैं ये काफ़ी ज़्यादा करीब हैं रिलेशन में है ह्यूमंस के। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो गोरिल्लाज हैं ये केवल और केवल ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है इक्वेटोरियल अफ्रीका के, ये वहाँ पर रहते हैं। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी तीनों सही हैं या फिर डी सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है गोपालपुर पोर्ट के बारे में। तो गोपालपुर पोर्ट हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी वेस्ट बंगाल, सी ओडिशा या फिर डी आंध्र प्रदेश। अगेन सिंपल क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 4 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने चारों के चारों सही अटेम्प्ट किए होंगे। चलिए एक एक करके आंसर्स को देखना शुरू करते हैं। आप इसको रीमैच कीजिएगा, चेक कीजिएगा, देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और अपना स्कोर ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो गोपालपुर पोर्ट हाल ही में चर्चाओं में था, ये कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। अभी मैप में देखा था। अब दोस्तों आप लोगों से मैं फिर से यहीं पर एक और सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आपने कितने अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज किया है। ये गोपालपुर पोर्ट कौन से 2 पोर्ट के बीच में आता है? बताइए उन दोनों पोर्ट्स का नाम। चलिए आगे आते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है गोरिल्लास को लेकर के 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कितने सही हैं। पहला कि जो ग्रेट एप की स्पीशी है उसमें से गोरिल्ला एक बड़े साइज़ का स्पीशी है, जी सही बात है ये तो बिल्कुल। दूसरा, जो गोरिल्ला है ये सबसे ज़्यादा करीबी रिलेटिव्स माने जाते हैं ह्यूमंस के। कहोगे ये भी तो सही है, यहीं पे गलती कर दी होगी मैक्सिमम लोगों ने। बताओ किस किस ने यहाँ पे गलती की है, कौन कौन मानता है ये स्टेटमेंट सही है? जो भी मानता है वो गलत मानता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि गोरिल्लाज सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव नहीं है। गोरिल्ला से पहले दोस्तों चिंपैंजी और बोनोबो भी हैं, वो ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं ह्यूमंस के। 3rd नंबर पर आता है गोरिल्ला। और 4th पे कौन सा आता है बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम। मेमोराइज करो चीज़ों को, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बट तीसरा सही है कि हाँ ये गोरिल्ला इक्वेटोरियल अफ्रीका में, मैप वगैरह सब कुछ मैंने आपको शो किया था ईस्टर्न गोरिल्ला वेस्टर्न गोरिल्ला का। तो यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मैमोग्राफी को लेकर, बताइए 2 स्टेटमेंट है कौन सा सही है। पहला, क्या मैमोग्राफी एक एक्सरे इमेजिंग मेथड है? हाँ सही बात है भैया, एक्सरे किया जाता है यहाँ पर। दूसरा, क्या मैमोग्राफी में आपके जो बोन यानी कि हड्डियों के फ्रैक्चर्स होते हैं उसका पता लगाया जाता है? नहीं, मैमोग्राफी से ब्रेस्ट के अंदर में जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, कैंसर्स होते हैं, उसका पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड गलत है, बट पहला वाला सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर एक बहुत सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पलामू टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में लोकेटेड है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये थे आज के हमारे डिस्कशन, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आपका स्कोर कितना आया है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो मिल रहा है शाम को 8:30 बजे करीब, 8:30 से 9 बज सकते हैं, बट इसी टाइम पीरियड में आपको ये वीडियो डेली बेसिस पे मिलेगा। एक वीडियो शाम को और एक वीडियो सुबह मॉर्निंग में। तो इसको लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल मॉर्निंग में आपके साथ में द हिंदू वीडियो में मिलेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।